हाँ तो जी, क्या हाल है यार। आई होप तुम बढ़िया ही होगे। तो आज के इस नए लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे नए टॉपिक्स। ठीक है। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने लीगल टेंडर तक पढ़ा था। ठीक है, पेपर करेंसी पढ़ी थी, मेटालिक स्टैंडर्ड पढ़ा था, लीगल टेंडर पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम तीन नए टॉपिक्स और पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंक मनी के बारे में। फिर हम इसी के टाइप्स को पढ़ लेंगे। ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद डिजिटल पेमेंट के बारे में। और डिजिटल पेमेंट तो एक छोटा सा टॉपिक है, मेन चीज़ है इसके टाइप्स या क्लासिफिकेशंस बोल लो। तो आज ही हमें चार टॉपिक जल्दी जल्दी खत्म करने हैं। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो जी, बैंक मनी क्या होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है, वो मनी जो बैंक में डिपॉजिट रहता है, बैंक्स के पास रहता है, उसको हम बैंक मनी कहते हैं। ठीक है। मनी हेल्ड इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। और इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि वापस निकाल सकते हैं, या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर यानी कि हम इसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में भी भेज सकते हैं, या फिर एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो ये है ट्रांसफर का मतलब यहाँ पे। बाय द डिपॉजिटर, डिपॉजिटर वो इंसान जिसने अपना पैसा डिपॉजिट किया है। ठीक है। देखो, बहुत सारे लोगों को डिपॉजिटर और क्रेडिटर में अंतर नहीं समझ में आता है, तो ध्यान दो। डिपॉजिटर वो इंसान होता है जो अपने पैसे देता है किसी को या कहीं पे रखता है। क्रेडिटर वो होता है जो किसी से पैसे लेता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब है हमारा नहीं नहीं, क्रेडिटर होता है जो किसी को लोन देता है, और क्रेडिटर वो भी होता है। एक्चुअली यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ टर्म्स में, पर चलो इसको बाद में देखेंगे। इसको पहले पढ़ते हैं, बैंक मनी को। ठीक है। और ये जो रहता है इसमें पैसा, वो फिजिकल कैश के फॉर्म में नहीं रहता बैंक मनी में, लेकिन बैंक इसको प्रॉमिस कर देता है पे करने के लिए जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, यानी जब भी आपको डिमांड पड़ेगी। अब आप बोलोगे यार, बैंक तो हमें फिजिकल कैश की फॉर्म में ही देता है पैसा। वो बात आपकी सही है, लेकिन सारा बैंक में जो पैसा है वो ज़रूरी नहीं कि फिजिकल कैश में रहे, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो आजकल जो पैसा है बैंक में वो ऑनलाइन फॉर्म में भी रहता है। ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म में मतलब कि हाँ, बैंक ने क्या किया, एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम इस पर्सन के अकाउंट में इतने पैसे डाल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसमें फिजिकल कैश डाल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि बस उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई कर दिया है कि ये इस पर्सन के नाम हो चुका है इतना पैसा, और हम जब उस पर्सन को जरूरत पड़ेगी वो निकालेगा, जब उसको फिजिकल कैश की जरूरत पड़ेगी तो हम उस ऑनलाइन मनी को फिजिकल कैश में कन्वर्ट करके उसे दे देंगे। ठीक है। तो ये होता है। तो बैंक में जो भी पैसा रखते हैं वो फिजिकल कैश नहीं होता कंप्लीटली। वो कई सारे फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकता है। बॉन्ड्स, स्टॉक्स, इन सबको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है। और जो बैंक में जो मेजोरिटी ऑफ द पैसा होता है, यानी एक किसी भी इकोनॉमी है, किसी भी कंट्री है, उसमें जो मेजोरिटी ऑफ द पैसा है वो हमेशा बैंक की फॉर्म में रहता है, वो बैंक मनी की फॉर्म में रहता है। इसके कारण सीधी सी बात है यार, बैंक जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारे पैसे के लिए, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। और फिर एक सिस्टमिक अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है बैंक हमें, कि आपका कितना पैसा है, कितना नहीं है, कब आपने कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया, तो वो सब बैंक अपने आप मेंटेन करके रख लेता है। तो इसलिए जो इंसान है उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होती अपने पैसे को कहीं भी उसको मेंटेन करने की, क्योंकि वो जो काम है वो बैंक कर ले रहा है। अब है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैंक मनी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि बैंक मनी के और क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नॉन फिजिकल, मैंने बोला आपको नॉन फिजिकल होता है, यानी कि जरूरी नहीं कि नोट्स के फॉर्म में हो या कॉइन्स के फॉर्म में हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। हो सकता है वो किसी फिजिकल फॉर्म में हो, या हो सकता है वो बिल्कुल ही फिजिकल फॉर्म में ना हो। वो सिर्फ एक ऑब्लिगेशन के तौर पे एग्जिस्ट करता हो कि हाँ, आपके पास बस इतना पैसा है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको फिजिकल कैश में कन्वर्ट करके आपको दे देंगे।
फिर है ट्रांसफरेबल, यानी बैंक मनी ऐसा मनी होता है जो ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, किसके जरिए? चेक्स के जरिए, एनईएफटी के जरिए, यूपीआई के जरिए। एनईएफटी क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, चेक्स क्या होता है, हम इनको आगे जाके पढ़ेंगे। हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड होता है। अब लिक्विड का यहाँ पे क्या मतलब है? देखो, एक तो लिक्विड का मतलब होता है लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, जो फ्लो करता है। तो यहीं से इन्होंने इस टर्म को यूज़ कर लिया है कि जो बैंक मनी है वो भी आराम से फ्लो कर सकता है, यानी इधर से उधर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वापस कैश से इसको दोबारा ऑनलाइन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो पूछोगे यार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बोलोगे अच्छा, कैश को आपने कहीं पे स्टोर करके रख दिया और बस उसी को आपने ऑनलाइन दिखा दिया कि हमारे पास इतना पैसा है, तो ऑनलाइन हो गया ना कन्वर्ट। ये चीज़ होती है, और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है ना, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे कैश को हम ऑनलाइन फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिर है क्रिएटेड बाय बैंक्स। अब जो बैंक मनी है ये बैंक्स क्रिएट करते हैं। अब तुम बोलोगे यार पैसा तो सेंट्रल बैंक क्रिएट करता है, गवर्नमेंट क्रिएट करती है, तो ये बैंक्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं? देखो ध्यान दो, यहाँ पर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें देखी जा रही हैं वो भी हमें देखना पड़ेगा। अब जिन लोगों को लोन्स चाहिए वो क्या करेंगे, वो बैंक्स के पास जाते हैं लोन लेने। तो उनके लिए तो एक तरीके से पैसा क्रिएट ही हो रहा है ना, तो बैंक उनको पैसा क्रिएट करके दे रहे हैं, वो क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट का मतलब होता है किसी को लोन देना या किसी को पैसे देना, गिव मनी। तो ये चीज़ हो रही है, इसी को हम बोलते हैं कि यहाँ पे पैसा क्रिएट हो रहा है, बट एक्चुअली यहाँ पे लोन क्रिएट हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दो, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये है कि लोन दिया जा रहा है लोगों को, तो बैंक्स क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। फिर है बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक। तो अब जो बैंक्स होते हैं उनको बैकिंग मिली होती है सेंट्रल बैंक की, जैसे इंडिया के केस में वो है आरबीआई। तो आरबीआई इनको बैक करता है। अब वो आरबीआई क्यों करता है बैक? क्या सारे बैंक्स को आरबीआई बैक करता है? नहीं, उसकी कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, उन्हीं पर्टिकुलर बैंक को सेंट्रल बैंक बैक करेगा, वरना नहीं करेगा। तो जो बैंक्स कंडीशंस मेंटेन करके रखते हैं वही उन्हीं को आरबीआई बैक करता है, और जो नहीं करते हैं उनको आरबीआई पीनलाइज करता है, यानी कि कोई पेनल्टी लगा देगा या फिर उनके लाइसेंस को कैंसिल कर देगा। ठीक है, चलो। टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट। अब सीधी सी बात है यार, यहाँ पे जो बैंक डिपॉजिट है इसका दूसरा नाम बैंक मनी ही है। ठीक है, तो बैंक डिपॉजिट मतलब बैंक में डिपॉजिट किया गया जितना भी मनी है। तो अब इसके भी उन्होंने टाइप्स बना दिए हैं। ठीक है, टाइप्स में पहला आ जाता है डिमांड ड्राफ्ट, फिर है टाइम ड्राफ्ट। तो अभी हम पहले किसको पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे हमारे डिमांड ड्राफ्ट को, कि डिमांड ड्राफ्ट होता क्या। डिमांड डिपॉजिट्स या डिमांड ड्राफ्ट वो मनी होता है जो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ऐसा मनी होता है, मनी दैट कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर एट एनी टाइम, और कभी भी, यानी ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब है कि भाई कभी भी, ठीक है, विदाउट प्रायर नोटिस। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं, अब आपका जो सेविंग्स अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, इनमें जो पैसा पड़ा होता है, जो इनमें मनी डिपॉजिटेड होता है, वो हमारा डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है, क्योंकि ये वाला पैसा आप कभी भी निकाल सकते हो। सेविंग्स अकाउंट वो अकाउंट होता है जो आप पैसे बचाने के लिए क्रिएट करते हो और जिससे आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं करोगे। ठीक है, करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे आप रेगुलर ट्रांजैक्शंस करोगे, रेगुलर ट्रांजैक्शंस करोगे। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सेविंग्स और करंट अकाउंट में। आपका सेविंग्स अकाउंट आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, इस इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। चलो, फिर है इनको भाई क्यों ज़रूरत पड़ी हमें डिमांड डिपॉजिट्स की? इनको क्यों, क्या ज़रूरत है यार? बैंक में पड़ा है पैसा तो उसको मनी डिपॉजिट बोल दो ना सीधे सीधे। तो क्लासिफिकेशन करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुछ पैसा हमेशा के लिए पड़ा रहता है और कुछ पैसे की इंसान को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो उनको क्लासिफाई करने के लिए कि कौन से पैसा आप ले सकते हो और कौन सा पैसा आप नहीं ले सकते हो, इसी चीज़ को क्लासिफाई करने के लिए हमने क्या किया है, इनको डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स में डाल दिया है। तो जो पैसा डेली ट्रांजैक्शंस में यूज़ आता है वो बैंक डिपॉजिट हो जाता, डिमांड डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, और इसके और भी फीचर होते हैं, नो या लो इंटरेस्ट, यानी कि इस बैंक आपको
जो इंटरेस्ट देगा, आपने बैंक को पैसा दिया, ठीक है, अब उस बैंक जो पैसा आपने दिया है, तो बैंक आपको क्या करेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देगा उसी पैसे पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी लो होता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता, स्पेशली करंट अकाउंट्स के केस में। तो सेविंग्स अकाउंट के केस में ये थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बट करंट अकाउंट्स में बहुत कम होता है। तो बैंक जो आपको, जैसे आपने 100 रुपये डिपॉजिट करिए और बैंक का मान के चलो इंटरेस्ट रेट 5% चल रहा है, तो वो, और ये है 1 महीने के हिसाब से, तो आपका 1 महीने के बाद पैसा 105 हो जाएगा। तो ये क्या किया, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। तो ऐसा बैंक करता है, क्यों? क्योंकि इससे ना लोग अट्रैक्ट होते हैं अपना पैसा बैंक के पास रखने के लिए, क्योंकि उससे उनका पैसा है वो उतना का उतना नहीं रह जाएगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन से बचाने के लिए अपने पैसे को बैंक ये सब करते हैं। फिर हाईली लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ फ्लो कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह इजीली। तो बैंक भी में जो ये वाला बैंक डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, ये भी हाईली लिक्विड होते हैं, यानी कि इजीली फ्लो कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर इंक्लूड्स चेकिंग डिपॉजिट्स। तो यहाँ पे चेकिंग डिपॉजिट्स यानी कि वो पैसा जो चेक्स के जरिए निकाला जाता है या डाला जाता है, वो भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स, ये क्या होता है? तो इसमें हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं एक तरीके से किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और ये टाइम ईयर्स में हो सकता है, मंथ्स में हो सकता है, ठीक है। हमने क्या किया, थोड़ा सा अपना पैसा निकाला और उसको ना बैंक को दे दिया, बोला कि आप ना इस पैसे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखो। तो फिर जब ये पैसा जो है वो जब टाइम खत्म हो जाएगा, इसी का नाम इसलिए टाइम डिपॉजिट पड़ा कि ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। तो जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तब आप ये पैसा मेरे को वापस दे देना। और जब से वो टाइम खत्म होता है हम उसको बोलते हैं मेच्योरिटी, ठीक है। यानी कि जब आपका पैसा जो आपने टाइम डिपॉजिट्स में डाला है, जब उसका टाइम खत्म हो जाता है, तो उस इस फिनोमिनन को हम मेच्योरिटी बोलते हैं कि आपका जो पैसा है वो बिल्कुल मेच्योर हो चुका है, भाई उसकी पूरी एज वेज बढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मान के चलो पहले निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। मान के चलो कोई इमरजेंसी आ गई, आपने टाइम डिपॉजिट्स में डाला था, बोला था कि मैं 1 साल से पहले इसको निकालूंगा नहीं, और बैंक ने बोला था मैं आपको 1 साल आप इसमें डाले रहो और मैं आपको 10% इंटरेस्ट से दूंगा। आपने कहा ठीक है, तू 1 साल के लिए ले ले मेरा पैसा। लेकिन आपको क्या हो गया, इमरजेंसी आ गई, कोई अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर हो गया आपका, तो बैंक क्या करेगा, अब आपसे बोलेगा मैं आपको ये पैसा तभी दूंगा जब आप मेरे को पेनल्टी दोगे, किस कुछ ना कुछ मतलब परसेंटेज अपने मनी का दोगे, तभी मैं आपको ये पैसा वापस करूंगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं जिस पे आप अपना मनी जो है बैंक को देते हो। तो डिमांड डिपॉजिट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन टर्म डिपॉजिट्स में ऐसा होता है। अब ये क्यों बनाया गया है, डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स? तो ये इसलिए बनाया गया है कि डिमांड डिपॉजिट्स में जो इंटरेस्ट रेट होता है जो बैंक आपको देता है वो लो होता है। किसके केस में? डिमांड डिपॉजिट्स के केस में। लेकिन टर्म डिपॉजिट्स के केस में यही इंटरेस्ट रेट जो है ये हाई होता है, तो लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। अब आप बोलोगे यार बैंक को तो आप नुकसान करवा रहे हो, बैंक, लेकिन बैंक को भी नुकसान नहीं हो रहा। बैंक क्या करता है ना, इन दोनों की मनी को वो क्रेडिट दे देता है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे। तो बैंक ने, मान के चलो बैंक के पास 200 रुपये थे, एक दो इंसान ने 100 100 रुपये डाले अपने, और इन दोनों को बैंक ने बोला कि तेरे को, तू क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स में डाल रहा है, मैं तेरे को 3% दूंगा, और तेरे को, तू टर्म डिपॉजिट डाला है 1 साल के लिए, तेरे को 3% 1 साल में दूंगा और तेरे को 10% दूंगा 1 साल में, ठीक है। तो बैंक को क्या करना पड़ा, 10% इसका यानी कि 10, तो इसको उसे 110 लौटाने हैं, इसको उसे 103 लौटाने हैं। तो बैंक की लायबिलिटी कितनी हो गई? तो बैंक की लायबिलिटी हो गई 213 रुपये, यानी बैंक को 213 रुपये लौटाने हैं। लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक भी भाई बड़ा स्मार्ट है, उसने ये 200 रुपये 100 100 रुपये
दो अलग इंसान को दे दिए। किसको दिए? बिजनेसमैन को दे दिए। एक उसने गवर्नमेंट को दे दिया, एक उसने बिजनेसमैन को दे दिया, और उनसे बोला कि तुम मेरे को पे करोगे। एक इंसान को बोला कि तू 9% पे कर, एक को बोला कि तू 11% पे कर। तो अब जो इन बैंक को जो टोटल पैसा मिलेगा एक साल के बाद, और ये एक एक साल के लिए बोला कि तू एक साल में 9% पे करेगा और तू एक साल में 11% पे करेगा। तो अब बैंक के पास कितना हो गया? तो बैंक के पास टोटल पैसा हो गया 220 रुपये, और इसमें से 213 उसने वापस कर दिया इन लोगों को, डिमांड डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट वाले को, एक एक साल के बाद। और बैंक के पास बच गया 7 रुपये। अब तुम बोलोगे यार इतना ही कम प्रॉफिट। यार ये तो मैं सिर्फ 200 रुपये लेके बात बता रहा हूँ आपको। बैंक जो है वो लाखों करोड़ों में डील करते हैं। तो जो ये प्रॉफिट जो बैंक कमाते हैं ये भी लैक्स ऑफ करोड़्स में होता है। ये डिपेंड करता है कितना साइज है बैंक का। ठीक है, जितना बड़ा बैंक होगा, जितना उसके पास ज़्यादा अमाउंट होगा, ठीक है, जितना वो ज़्यादा क्रेडिट कर रहा होगा, और इकोनॉमिक कंडीशंस जितनी ज़्यादा अच्छी होंगी, उसका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होता है। यही मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप SBI बैंक, RBI बैंक, HDFC और ICI बैंक का जो है टर्नओवर पर ईयर पता करो कि कितना ये बैंक प्रॉफिट एक साल में कमाते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि कैसी चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि टर्म डिपॉजिट्स में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पे बैंक के पास श्योरिटी है कि भैया ये एक साल से पहले तो ये निकालेगा नहीं, तो मैं ईजिली अपना इसको लोन दे सकता हूँ पैसे को। तो बैंक के पास एक श्योरिटी हो जाती है, तो इसी वजह से यहाँ पे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फिर ये जो पैसा है वो थोड़ा सा कम लिक्विड होता है। कम लिक्विड का मतलब कि इस पैसे को इजीली ना इंसान निकाल नहीं सकता, फ्लो नहीं करवा सकता, यानी एक जगह से दूसरे के ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। थोड़ी सी अड़चनें आती हैं, तो इसलिए हमने इसको लेस लिक्विड बोला है। फिर एक्ट एज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो पैसा है ना टाइम डिपॉजिट्स में जो डालते हैं लोग, तो ये जो है ये हमें एक तरीके से सेविंग्स करने में मदद करता है। आपने 100 रुपये कमाए, उसमें से 50 रुपये आपने टर्म डिपॉजिट में डाल दिए, तो एक साल के बाद आपका 50 रुपये जो वो 60 रुपये हो जाएगा या 55 रुपये हो जाएगा। आपने पैसे का पैसा बचा लिया, थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट अर्न कर लिया इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, मतलब महंगाई को काउंटर करने के लिए, और अपना पैसा जो है वो आपने सेफ भी कर लिया। तो ये चीज़ें होती हैं टाइम डिपॉजिट के फ़ायदे। तो देखो, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। अब टर्म डिपॉजिट्स के भी थोड़े से टाइप्स होते हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फिक्स रहता है। मान के चल लो 5 साल है, 5 ईयर्स, और बैंक ने बोला है मैं आपको 5 ईयर्स में 5% दूंगा, ठीक है, पर ईयर के हिसाब से। लेकिन जो रेकरिंग डिपॉजिट्स होता है इसमें क्या होता है? बैंक बोलता है कि शुरुआत हम करेंगे लो से और जाएंगे हम हाई पे। यानी शुरुआत में तो मैं तेरे को 1% दूंगा, लेकिन जो आखिरी का साल है वहां तक मैं 6% तक पहुंच जाऊंगा। तो रेकरिंग डिपॉजिट्स में क्या है? फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं रहता। नाम से पता चल रहा है, रेकरिंग का मतलब ही होता है चेंजिंग, नॉट फिक्स। और फिक्स डिपॉजिट का मतलब है फिक्स। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट यानी कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज नहीं होता। रेकरिंग डिपॉजिट्स होता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। यानी कि एक साल के लिए इतना रहेगा या 2 साल के लिए इतना रहेगा, वो डिपेंड करता है आप कौन सा RD करवाते हो। तो आई होप ये समझ में आया होगा तुम्हें। अब आ जाते हैं हमारा दूसरे पे, बैंक मनी एंड इट्स टाइप पे, ठीक है। फिर फिर है हमारा, इसको मैंने डिजिटल पेमेंट के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि ये अब एक तरीके से डिजिटल मनी आ गया। यानी अब तीसरा टाइप हमारे पास आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मनी या डिजिटल बैंक मनी। तो ये ऐसा पैसा है कि भैया ये बिल्कुल डिजिटल रहता है, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं रहती है, ये बिल्कुल इंटेंजिबल है, ठीक है। और ये ऐसा पैसा है कि भाई आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो वाया इंटरनेट या मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो ये ऐसा पैसा है जो बिल्कुल ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है, ऑनलाइन आप इसको ट्रांसफ़र करो, ऑनलाइन ही यूज़ करो, ठीक है। और ये किस किस फॉर्म में आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो? NEFT के ज़रिए कर सकते हो, RTGS के, IMPS के ज़रिए। अब ये तीनों चीज़ क्या होती हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, UPI के ज़रिए आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे वो तरीके हैं, ये मीडियम्स हैं, आप ये समझ लो, मीडियम्स ऑफ
डिजिटल पेमेंट। ठीक है, फिर इसका फीचर क्या है, डिजिटल मनी की क्या फीचर है, क्या बात है इनकी जो इनको इतना खास बनाती है। तो पहला है क्विक एंड कैशलेस, यानी इसमें झंझट नहीं है, जैसे ही आपने बटन दबाया वैसे ही आपका पैसा ट्रांसफ़र हो गया या पैसा आ गया। दूसरा कैशलेस है, आपको कोई दिक्कत नहीं करनी, आपको कोई जो छुट्टे हैं ना भाई, छुट्टे दे दो, छुट्टे की कोई चिंता नहीं है। ठीक है, फिजिकल कैश कैरी करने की कोई चिंता नहीं है। तो पोर्टेबिलिटी मतलब बहुत है इनके अंदर, कहीं भी चले जाओ अपना मोबाइल लेके या अपना कोई डिवाइस लेके जिससे आप कर पाओगे, कहीं पे भी पैसे भेज सकते हो। तो पोर्टेबिलिटी जो फैक्टर है वो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मान के चलो आप हो और आपका कोई भाई है या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, वो किसी दूसरे शहर में है और आपको उसे पैसे भेजने हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी आपको उसके फिजिकल कैश भेजने की कि यार इसको कैसे पैसे भेजूँ मैं। आपको सिर्फ कुछ अपने मोबाइल से बटन्स को प्रेस करना है और आप किसी को भी पैसे भेज सकते हो। गिवन कुछ कंडीशंस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले बात आपके पास पैसे होने चाहिए, अकाउंट होने चाहिए, वो प्रॉपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। दूसरा, सामने वाले इंसान के पास भी अकाउंट होना चाहिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिस जो पैसे को वो जिसको जिसकी मदद से वो पैसे को रिसीव कर पाए। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि ये सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। देखो, आपने पैसे किसको दिए, किसको आपने 10 का नोट पकड़ाया, किसको 100 का नोट पकड़ाया, ये कोई रिकॉर्ड नहीं करता। ठीक है, कहीं भी किसी को भी आप पैसे दे सकते हो, ये कोई रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है या फिर हम इसको बैंक्स बोल लेते हैं जहाँ से भी, या फिर पेमेंट एग्रीगेटर्स हो गए, मतलब वो सारी चीज़ें जो इसमें डिजिटल पेमेंट करने में यूज़ आती हैं, वो इन डेटा को रिकॉर्ड कर लेती हैं कि ट्रांजैक्शन किसने किया, कहाँ से किया, क्यों किया, कब किया और किसको किया। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस का जो डेटा है वो रिकॉर्ड हो जाता है इसमें। प्रिफर्ड इन मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमीज, तो यहाँ पे ये क्यों बोला है कि भाई मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमीज में इस चीज़ को प्रेफर किया जाता है। तो देखो, आप ऑनलाइन मनी अकेला तो कोई इंसान यूज़ नहीं कर सकता ना। देखो, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो अगर आप कर रहे हो ऑनलाइन पेमेंट, तो आपको दो तीन चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी। जैसे कि एक इंसान है जो है पैसा दे रहा है, क्रेडिटर, और एक इंसान है डेटर जो पैसा ले रहा है, और एक है हमारा मीडियम जो इनको सपोर्ट कर रहा है इनके पेमेंट के लिए। तो क्रेडिटर के पास प्रॉपर टैग होना चाहिए, डेटर के पास भी प्रॉपर टैग होना चाहिए मनी को रिसीव करने के लिए, और जो मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करनी चाहिए जिसका यूज़ करके ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर पाए। ठीक है, तो ये पॉसिबल तभी तो हो पाएगा, मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमीज़ में ही तो पॉसिबल हो पाएगा, या ट्रेडिशनल इकोनॉमीज़ में तो पॉसिबल था नहीं ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी होगी तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। तो ये चीज़ इसमें ये बोली गई है कि ये जो मोड है ये प्रेफर किया जाता है मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमीज़ में, यानी वो इकोनॉमीज़ जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर पाती हैं। चलो, नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट मनी। अरे भाई, तो ये ऐसा मनी है जो लोन क्रिएटेड डिपॉजिट्स हैं, यानी कि ऐसा पैसा जो लोन पे दिया गया है, ये वो वाला मनी है, लोन वाला मनी है। अब ये लोन किसने क्रिएट किया, ये लोन बैंक्स क्रिएट कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती है, इंडिविजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फर्म्स क्रिएट कर सकती हैं। क्योंकि यार लोन तो कोई भी दे सकता है ना, तुम भी तो लोन दे सकते हो। मान के चलो तुम्हारा कोई दोस्त है, ले भाई 100 रुपये लोन ले ले, ठीक है, अब वो बात अलग है कि तुम्हारा दोस्त कभी 100 रुपये वापस नहीं लौटाए। तो ये जो है क्रेडिट मनी, ये वो मनी है जो आप किसी को लोन दे के रेस करते हो, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यही इकोनॉमी को रन करने में मदद करता है। आगे हम पता करेंगे कि क्यों क्रेडिट मनी इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे जो सेंट्रल बैंक होता है वो इस मनी के फ्लो को यूज़ करके मॉनेटरी पॉलिसी को एक कंट्री की कंट्रोल करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला मनी। ठीक है, जब जब कोई भी बैंक लोन देता है कितने भी अमाउंट का, तो वो जो लोन है वो
बोरोअर के अकाउंट में चला जाता है, और ये जो पैसा है ये मनी सप्लाई इंक्रीज कर देता है। अब आप बोलोगे मनी सप्लाई क्या होता है? तो मनी सप्लाई कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल इन इकोनॉमी फॉर यूज ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी वो पैसा जो इकोनॉमी में अवेलेबल है ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है, रेडिली अवेलेबल है, जिसको कभी भी यूज़ किया जाता है, तो उस मनी को मनी सप्लाई बोलते हैं। तो बैंक्स जो है, जब अब बैंक्स किसी को लोन देते हैं तो वो मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो इस पैसे को अलाउ कर रहे हैं यूज़ होने के लिए, ट्रांजैक्शंस में पार्ट लेने के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। फिर सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस क्या है इस मनी की? क्रेडिट क्रिएशन होगा इससे। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब है लोन क्रिएशन, क्रेडिट का मतलब ही है लोन, दूसरा नाम क्रेडिट का लोन है, यानी लोन जनरेट होगा इससे। लोन जनरेट होगा तो लोन ले पाएंगे, जब कोई इंसान लोन लेगा तो वो अपना बिजनेस में कहीं ना कहीं इसको पैसे को इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि तभी तो उसने लोन लिया है। जब अब मान के चलो किसी ने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया है, जब वो घर बनाएगा तो वो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, तो वो रॉ मटेरियल खरीदेगा तो कुछ पैसा वहाँ पे जाएगा, कंपनीज को जाएगा, रॉ मटेरियल्स होलसेलर को, रिटेलर को जाएगा, फिर लेबर को जाएगा, ठीक है, आंत्रप्रेन्योर को जाएगा। आंत्रप्रेन्योर वही हो गए जो या तो लेबर को ओन करते हैं, रॉ मटेरियल्स को ओन करते हैं, या उस टेक्नोलॉजी को ओन करते हैं जिसकी मदद से उसका घर बनेगा। ठीक है, जैसे कभी कभी घर में मशीन्स का यूज़ होता है तो वो एंटरप्रेन्योर्स को भी इनडायरेक्टली पैसा जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, जो आपने पैसा लोन लिया उससे आपका घर तो बना ही बना, लेकिन इकोनॉमी में और भी लोगों के पास पैसा पहुंचा, और इकोनॉमी में क्या हुआ, हमें क्या हुआ, ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, हमें इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि यार लोगों के पास जब पैसा आएगा वही तो ग्रोथ, उसी का मतलब तो ग्रोथ हुआ जब लोगों के पास पैसा आया। अब उस पैसे को वो और अपना फर्दर चीज़ों के लिए यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो क्रेडिट क्रिएशन जो है मनी सप्लाई को बढ़ाता है, और मतलब क्रेडिट मनी जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करता है, मनी सप्लाई को बढ़ाता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ पे प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट लिख सकते हो। अब है डिफरेंस बिटवीन बैंक मनी एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। अब ये बात देखो, बैंक मनी में और बाकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी है, जैसे क्रेडिट मनी है, या सॉरी ये तो इसी का टाइप था, लेकिन जो करेंसी है उसमें क्या डिफरेंस है? तो बैंक मनी तो हो गया हमारा नॉन फिजिकल, और करेंसी हो गई हमारी कैश। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो बैंक मनी है वो थोड़ा सा डिजिटल टाइप होता है, ये जो है करेंसी ये बिल्कुल फिजिकल होती है, नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसको इशू कौन करता है? बैंक मनी को कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। यहाँ पे करेंसी को सिर्फ सेंट्रल बैंक इशू करता है। अब तुम बोलोगे कि यार क्या जो कमर्शियल बैंक है यानी कि एसबीआई है वो क्या पैसा बना सकता है? तो आंसर है नहीं, वो पैसा बना नहीं रहा है, वो बस पैसा को दे रहा है यूज करने के लिए लोगों को। ठीक है, इशू कर रहा है बस। तो बैंक मनी को कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं। अब आप बोलोगे तो आरबीआई भी तो कर सकता है ये काम। हाँ, आरबीआई भी इशू कर सकता है मनी को क्रेडिट के फॉर्म में, लेकिन आरबीआई डायरेक्टली लोगों को नहीं देता है। आरबीआई या तो सिर्फ गवर्नमेंट को देगा या बैंक्स को देगा। ठीक है, वो कभी भी आरबीआई क्रेडिट क्रिएशन का काम इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं करती है, उसके लिए आपको कमर्शियल बैंक्स के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तो जो इशू है आपका मनी, जो इशू हुआ है, चाहे वो क्रेडिट के फॉर्म में हो चाहे डेबिट के फॉर्म में हो, वो मोस्टली कमर्शियल बैंक्स ही करते हैं। सेंट्रल बैंक का काम थोड़ा सा अलग है, और जो हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। अब मीडियम है, मतलब किसके ज़रिए हो रहा है बैंक मनी ट्रांसफ़र? तो चेक्स के ज़रिए होता है, कार्ड्स के ज़रिए होता है, ऐप्स के ज़रिए होता है। ऐप में यूपीआई आ गया, सब जानते हैं भाई कैसे ऐप से हम मनी ट्रांसफ़र कर पाते हैं। कार्ड्स हो गए, एटीएम कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया। ये किस लिए यूज़ होते हैं? ये मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए तो यूज़ होते हैं, बैंक से दूसरे बैंक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। चेक्स का भी काम वही है, मनी को ट्रांसफ़र करना। अब करेंसी को
करेंसी क्योंकि फिजिकल है तो उसका हैंड टू हैंड ही ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई नोट है तो आप उस नोट को या तो बैंक में सबमिट करे आओ, तो बैंक में जब आप सबमिट करने जाओगे तो वहाँ पे भी हैंड टू हैंड ही तो ट्रांजैक्शन हुआ, यानी कि आपको हाथ से हाथ ही देने ही पड़े ना, मतलब फिजिकली देना पड़ा ना, ये कहने का मतलब है। और दूसरे किसी इंसान को देने जाओगे, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, उसमें भी आपको फिजिकल ही देना पड़ेगा ना, ट्रांजैक्शन फिजिकल ही होगा, ये है। फिर लिक्विडिटी, तो बैंक मनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है इजीली। अब क्योंकि इसका हम कभी भी कहीं भी किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये आराम से इसको हम लिक्विड बोल देते हैं, हाईली लिक्विड। ठीक है, और जो करेंसी है वो भी हाईली लिक्विड है। अब इसको हाईली लिक्विड इसलिए बोला गया है क्योंकि हम इसको भी किसी को भी दे सकते हैं। और बैंक मनी तो तब भी थोड़ा सा लिमिटेड होता है, ये जो करेंसी है ये तो परफेक्टली लिक्विड है, यानी हम इसको तो किसी को भी दे सकते हैं कहीं भी। जैसे कि बैंक मनी को आपको उसी को दे सकते हैं जिसका या तो बैंक अकाउंट है ना, या जिसके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वॉलेट है। लेकिन यार कैश तो आप किसी बच्चे को भी दे सकते हो जिसका कोई अकाउंट है या चाहे नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पे इनकी इफिशियंसी के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे हम लिक्विडिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि आप ये कितना फ्लो कर सकते हैं, यानी कितना इनका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो बैंक मनी है वो काफ़ी लिक्विड है, इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जो कैश है वो परफेक्टली लिक्विड है, यानी किसी को भी दे सकते हैं। क्रिएशन, अब जो बैंक मनी है इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, पैसे को इस बैंक में डाल के और लोन्स दे के। ठीक है, क्योंकि बैंक ने मान के चलो 200 का लोन दिया किसी इंसान को, उस पर कुछ 10% का इंटरेस्ट लगा, यानी 220 रुपये हो गए, तो बैंक पे भी तो पैसा क्रिएट हो गया एक्स्ट्रा, तो लोन्स देके भी बैंक पैसा क्रिएट करते हैं। करेंसी, करेंसी को सिर्फ एक ही जरिए से क्रिएट किया जाता है और वो है प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग कौन करता है, या तो सेंट्रल बैंक करेगा या गवर्नमेंट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक की ही मदद लेती है इस पैसे को प्रिंट करवाने के लिए। कल मैं आपको एक फैक्ट बताना भूल गया कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, देखो जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके पास सारी जिम्मेदारी है सारे बैंक नोट्स को और कॉइन्स को प्रिंट करने की, लेकिन फाइनेंस उसके पास जो 1 रुपी नोट है उसको प्रिंट करने की नहीं है अलाउंस, उसको सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री ही प्रिंट करती है। तो ये बात ध्यान रख लेना, जो 1 रुपी नोट है उसको सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री ही प्रिंट करती है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलो फिर हम आ जाते हैं रोल ऑफ बैंक मनी इन द इकोनॉमी। क्या रोल प्ले करता है भाई, क्या काम, क्या है इसका, काम के बारे में पूछ रहा है यार, क्या काम है तेरा। तो इजी एंड क्विक ट्रांजैक्शन, भाई बैंक मनी से हम इजी, आसान तरीके से और जल्दी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे यार हम पैसे देके भी तो किसी को जल्दी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पर हाँ उसके लिए आपको मिलना तो पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे आपको मिलने की भी ज़रूरत नहीं है किसी इंसान से, कोई इंसान कितने भी किलोमीटर दूर हो हम आराम से ट्रांजैक्शन कर पाते हैं, तो यहाँ पे इसलिए ईजी एंड क्विक बोला गया है। फिर है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। तो ऐसा क्यों है कि ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट क्यों कर रहा है, देखो सेविंग्स को ये ऐसे प्रमोट कर रहा है कि इंसान का जो पैसा है वो इंक्रीज करता है बैंक में। क्यों, क्योंकि उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। तो इस लालच के जरिए, या फिर आप बोल सकते हो इस बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, लोग अपना पैसा बैंक में डाल देते हैं, जिससे कि उनकी जो सेविंग्स है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब पैसा बैंक में पड़ा है तो वो उसको यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे ना जितना से ज़्यादा पैसा जितना बैंक में पड़ा है उतना उस पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब आप बोलोगे ये क्या बात कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट, ध्यान दो, मान के चलो बैंक का इंटरेस्ट रेट है 10%, अब 100 रुपये पड़े हैं तो आपको सिर्फ 10 रुपये आएंगे, लेकिन आपको 1000 रुपये अगर पड़े हैं तो आपको 100 रुपये मिलेंगे, 10% इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखते हुए। तो अब आई बात समझ में कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पड़े होने पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये है इन सेविंग्स को। अब इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को ऐसे प्रमोट कर रहा है कि जब आपका बैंक का जो पैसा है बैंक में पड़ा है, उस पैसे को यूज़ करके बैंक है ना किसी भी बिजनेस को लोन दे देगी। बिजनेस को मिल गया लोन, किसने दिया, बैंक ने। उस बिजनेस ने उस लोन वाले मनी को इन्वेस्ट किया किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी बिजनेस में। ठीक है, तो क्या आ गया, आपका जो पैसा है वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ही कर देता है। तो ये चीज़ है, यानी आपका जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट भी करता है इनडायरेक्टली बैंक मनी। ठीक है, जिससे फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो आई होप समझ में आया होगा।
फिर है प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। देखो, जब फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये मतलब है कि सारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स जो हैं, सारे सोशियो इकोनॉमिक जो ग्रुप्स हैं वो इंक्लूडेड हैं किस चीज़ में? बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी में। कौन सी टेक्नोलॉजी? बैंकिंग एंड फाइनेंस की टेक्नोलॉजी में। इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन एक वो प्रोसेस है, वो फिनोमिनन है जिसमें हम सारे लोगों को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ के बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं? हमारी मॉडर्न बैंकिंग और फाइनेंस की। ठीक है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा अपने पास ही रख लेते हैं। अब उस पैसे की ना कीमत कम होती जाती है समय के साथ, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। मैंने आपको बताया था ना, 100 साल पहले 1 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि ये महंगाई बढ़ रही है उस वजह से, तो बैंक्स आपको ये पैसे को मल्टीप्लाई करने में मदद करते हैं, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं जो थोड़ा सा महंगाई को काउंटर करते रहता है। और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो यही चीज़ प्रमोट करता है कि सारे लोग जो हैं वो हमारे मॉडर्न बैंकिंग और फाइनेंस के जो परव्यू है उसके अंदर आए और सारे लोग बेनिफिट उठा पाए। तो इससे उन्हें तो बेनिफिट होगा ही होगा, साथ में बाकी सारे लोगों को भी बेनिफिट होगा। देखो ध्यान दो, अगर आप बैंक में अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करोगे, ठीक है, उस डिपॉजिट पे बैंक ना क्या करेगी, लोन लेके किसी भी बिजनेसमैन को लोन दे देगी। वो जो बिजनेसमैन है उस लोन को यूज करके इन्वेस्टमेंट करके भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देगा या कोई भी बिजनेस खड़ा कर देगा। उस बिजनेस से जॉब जनरेट होंगी, ठीक है, उस बिजनेस से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ग्रोथ आएगी और वहाँ पे लोगों हाउस होल्ड इकोनॉमीज जो है, हाउस होल्ड इकोनॉमीज उनके पास पैसा पहुंचेगा। अब हाउस होल्ड इकोनॉमीज याद है? लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, इनके पास पैसा पहुंचेगा। जब इनके पास पैसा पहुंचेगा तो ये चीज़ों को और ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे और ये फर्दर पैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह से सब लोगों का फ़ायदा हो रहा है। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करता है बैंक मनी, इसीलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। और ये एक टॉप प्रायोरिटी रहती है। ये एक बहुत, ये दो शब्द जो हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हमारी बैंकिंग पॉलिसीज़, मॉनेटरी पॉलिसीज़ का बेस फॉर्म करते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़ को शेप किया जाता है। ठीक है। जो लोग बैंक में काम करते हैं उनको फर्दर टास्क दिए जाते हैं कि इतने अकाउंट्स खुलवाओ, इतने इंश्योरेंस बिचवाओ, ठीक है, इतने लोगों को प्रमोट करो लोन लेने के लिए या बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए। वो क्यों किया जाता है? वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए ही किया जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देता है, यानी इससे सबको फ़ायदा मिलता है। ठीक है। फिर है इनेबल्स मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो बैंक मनी का यूज़ करके जो मॉनेटरी पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक बनाती है उसको हम शेप कर सकते हैं। बैंक मनी को, मतलब बैंक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी बैंक मनी एक ज़रिया है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का, हमारे देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का। ठीक है। हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। तो लोन को क्रिएट करने में और पैसा इजीली फ्लो कर पाए उसको इम्प्रूव करने में जो हमारा बैंक मनी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि यार क्रेडिट लोग तभी तो ले पाएंगे ना जब किसी के पास पैसा होगा। तो भाई बैंक के पास अगर पैसा है तो वो इजीली दे पाएगा लोगों को पैसा, है ना। और लिक्विडिटी यानी फ्लो ऑफ मनी। तो भाई अगर मान के चलो एक बिचौलिया आ गया तो वो आपका जो काम है वो और आसान बना देगा। तो ये था हमारा रोल ऑफ बैंकिंग मनी इन द इकोनॉमी। अब जल्दी से चल लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डिजिटल पेमेंट के बारे में। सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल, अब है लिमिटेशन। हाँ, लिमिटेशन पढ़ लेते हैं पहले बैंक मनी के क्या होते हैं। देखो, एक उसमें आ नहीं पाती सारी इमेजेस, तो मैं इसलिए अलग अलग कर देता हूँ। तो इस पे ध्यान मत देना, पहले इस पे ध्यान दो, लिमिटेशंस ऑफ बैंक मनी क्या है। तो लिमिटेशंस ऑफ बैंकिंग मनी ये बैंक पे डिपेंड करती हैं और बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। इसके लिए हमें पहले बहुत ज़्यादा
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, तभी जाके बैंकिंग पॉसिबल हो पाती है। बिना बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं सिर्फ बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा कि भाई बिल्डिंग्स खड़ी करो, यहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैन पावर में भी हमें स्किल्ड मैन पावर की भी ज़रूरत है और अनस्किल्ड मैन पावर की भी ज़रूरत है। ठीक है, आप कभी अगर बैंक गए हो तो वहाँ पे आपको काफ़ी तरीके के लोग मिलेंगे काम करते हुए। स्किल्ड भी, यानी कि जो टेक्निकल काम संभाल रहे हैं, जो टेक्निकल स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि लॉ लॉ क्लर्क हो गए, यानी कि जो लॉ फील्ड से हैं, फिर हो गए फाइनेंस की फील्ड से, फिर मैनेजमेंट की फील्ड से। तो ये क्या है, स्किल्ड फील्ड है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फील्ड में स्किल गेन करनी पड़ती है, तभी आप इस जॉब को कर पाओगे। फिर आते हैं अनस्किल्ड लोग। अनस्किल्ड लोग यानी स्किल की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वहाँ पे MTS होते हैं, मल्टीटास्क ऑपरेटिव्स हो गए, जो कि कुछ भी काम कर लेते हैं, जैसे कि खाना बनाने वाले, चाय बनाने वाले, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करने वाले, अपना पियोन हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड हो गया। तो ये अनस्किल्ड में आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। पहले तो बैंक मनी, फिर है सब्जेक्ट टू बैंकिंग क्राइसिस और पैनिक विड्रॉल। देखो, बैंक मनी तभी अच्छा है, तभी अच्छे से उसका यूज़ किया जा सकता है जब कोई भी क्राइसिस न चल रहा हो बैंक में, है ना, या फिर लोग पैनिक में आके अपना पैसा बाहर नहीं निकाल रहे हों। अब लोग ऐसा क्यों करते हैं कि पैनिक में आके पैसा विड्रॉ करते हैं? तो ऐसा कभी कभी इसलिए भी होता है, जब लोगों को लगता है कि यार कोई भी ऐसा कोई इवेंट आने वाला है जहाँ पे उन्हें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने पड़ जाए, तो लोग बहुत सारा पैसा अपने पास निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, जिससे कि कभी भी जब उनको ज़रूरत पड़े वो आराम से उस पैसे का यूज़ करके अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाए। जैसे कि मान के चलो कहीं पे पेंडेमिक आ गया, अब जैसे कि यार कोरोना पेंडेमिक थी, उसमें लोगों को पता चल गया कि यार अब हमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे को विड्रॉ किया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक विड्रॉल हुए। पैनिक का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल की बात हो रही है, कंट्री एज अ होल की बात हो रही है। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो तो एकदम से पैनिक क्रिएट हो जाता है। अगर कोई एक इंसान करेगा उससे इकोनॉमी में पैनिक नहीं क्रिएट होगा, लेकिन जब बहुत सारे लोग, मेजोरिटी ऑफ द लोग करेंगे तो उससे इकोनॉमी में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे पैनिक विड्रॉल्स का मतलब है आर लार्ज अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स से। ठीक है, तो कोई भी अनफॉर्चुनेट एक्सपेंड इवेंट की वजह से ये हो सकता है। फिर है बैंकिंग क्राइसिस। बैंकिंग क्राइसिस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, मान के चलो बैंक ने लोन दिए बहुत सारे लोगों को, लेकिन अब साले वो लोन चुका ही नहीं पा रहे, तो भाई अब ना तो बैंक इधर की रही कि वो लोन दे पाए, और ना अब बैंक क्या कर रही है, वो जो डिपॉजिट्स थे, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, वो उनको भी नहीं दे पा रही लोगों को। तो ये क्या हो गया, एक बैंकिंग क्राइसिस हो गई। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन फिनोमिनन है, बहुत सारे बैंक्स देखे गए हैं कि वो ऐसी क्राइसिस में फंस जाते हैं। इसके बारे में हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो। रिक्वायर्स डिजिटल लिटरेसी इन द केस ऑफ डिजिटल बैंक मनी, यानी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप बैंक मनी को हैंडल कर पाओगे। अब जिसको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स के बारे में नॉलेज है, ATM को ऑपरेट करना आता है, चेक्स को ऑपरेट करना आता है, फॉर्म फिलिंग आती है, थोड़े से टेक्निकल टर्म्स आपको मालूम है, तभी आप इस बैंक मनी से डील कर पाएंगे। यानी आपको थोड़ी सी डिजिटल लिटरेसी आप में होनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है कि यू आर वेल वर्स्ड विद सम डिजिटल टर्मिनोलॉजीज। तो ये चीज़ है। तो इसको सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसको नॉलेज हो बैंकिंग मनी की या बैंकिंग की। ठीक है, और जिसको नॉलेज नहीं है उसको नॉलेज लेनी पड़ेगी, इसको कोई भी रेगुलर पर्सन नहीं कर सकता। ठीक है, या तो आपको नॉलेज होनी चाहिए या फिर आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो ये एक लिमिटेशन में आ जाता है कि हाँ, लोग इस वजह से भी बैंक में ज़्यादा मूड मानना नहीं चाहते, क्योंकि थोड़े से कई सारे झंझट होते हैं, डॉक्यूमेंट्स का क्रिएशन होता है, वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, और फिर कुछ लिमिटेशंस भी बैंक है जो हमें
थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर देता है। यानी कि अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास पैसा है तो वो परफेक्टली लिक्विड है, कभी भी यूज़ करो, किसी को भी दो, कुछ भी है, कोई परमिशन नहीं, कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करना। लेकिन आपको बैंक मनी यूज़ करना है तो यार सीधी सी बात है, आपको एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो भी एक चीज़ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्ट्रेनिंग है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस। चलो, क्रेडिट क्रिएशन में लीड टू इन्फ्लेशन। अब ये बोल रहा है क्रेडिट क्रिएशन है वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। अब वैसे तो यार हम इसको ना इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा आउटलुक दे देता हूँ कि ऐसा क्या होता है। मान के चलो क्रेडिट, आपने किसी को लोन दिया, यानी बिजनेस को लोन दिया, उस बिजनेस ने क्या किया, इस लोन को इन्वेस्ट किया अपने किसी भी बिजनेस में या स्टार्टअप में। तो उसने क्या किया, जो हाउस होल्ड इकोनॉमीज है, मैंने आपको बताया कि हाउस होल्ड इकोनॉमीज में पैसा पहुंचेगा। कैसे कैसे पहुंचेगा, यानी किसी की रेंट जमीन किसी की ज़मीन को उसने रेंट पे लिया तो उसको रेंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, किसी का कैपिटल लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर लेबर को लगाया अपने पास तो उनको वेजेस देने पड़ेंगे, यानी लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो लोग और ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। जब वो और ज़्यादा चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी किसी भी प्रोडक्ट्स को लेके। अब जब मैंने आपको बताया था ना, जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई जो है वो मैच नहीं कर पाती उस डिमांड को, तो जो सेलर है वो जानबूझ के इन प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ा देगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और जब प्राइस बढ़ते हैं, इसी को तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। प्राइसेस का बढ़ना किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी पर्टिकुलर रेट से, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का दूसरा नाम ही महंगाई है। ठीक है, ध्यान रखना, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है, तो इन क्रेडिट क्रिएशन से अब आपको पता चला कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। अब इसी को अब देखो, ध्यान दो, इन्फ्लेशन इकोनॉमिकली ज़रूरी होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो इन्फ्लेशन को ही कंट्रोल करने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको बनाया गया, कि उन्होंने कहा कि यार ऐसा कोई नहीं, ना कोई तो ऐसी वैल्यू होगी ना किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में जिसको हम, जिस पे मतलब इन्फ्लेशन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में रहे, मतलब लिमिट में रहे, यानी एकदम एक्सट्रीम ना हो जाए जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने अपने डिसीजंस लेती है और बैंक्स को गाइड करती है कि आप इतना क्रेडिट दो, इतना क्रेडिट मत दो, जिससे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो और हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे भी बढ़ती रहे। अब आ जाओ हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। देखो, डिजिटल पेमेंट्स को करने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे मीडियम्स होते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट आपने कर किया हो तो आप उसमें एटीएम का यूज़ कर सकते हो, डिजिटल बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं, या फिर आप यूपीआई ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, भीम यूपीआई, ऐसे ऐसे। इंडिया की केस में अगर हम बात करें तो ऐसे ही पेमेंट करने का डायरेक्ट बैंक से कई सारे मेथड्स होते हैं और इन्हीं मेथड्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है आरटीजीएस। देखो यार, ये वाले जो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ ना, इसमें डायरेक्ट यूपीएससी से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, बैंक पीओ में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी एज अ होल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे जो कंसेप्ट हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर मैं आपको अभी ये वाला जो टॉपिक है इसको मैं फर्स्ट चैप्टर से भी रिलेट करवा सकता हूँ। ठीक है, और अभी अभी करवाया भी था कि कैसे लोन क्रेडिट क्रिएशन से इन्फ्लेशन होता है। उसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पढ़े। तो आपने देखा कि इकोनॉमी कैसे भाई किसी दूसरे चैप्टर जो है वो सब कुछ रिलेटेड है। तो ये इसलिए आप कोई भी कंसेप्ट को मिस मत करो। ठीक है, चलो। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये होता क्या है, यानी ये एक्चुअली एक पेमेंट करने का मेथड है। और ये पेमेंट करने का मेथड है, कौन यूज़ करता है, ये एक बैंक करता है दूसरे बैंक को पेमेंट करने के लिए। और ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के अंदर। अब तुम बोलोगे यार ये क्या नहीं बला है। तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस कुछ नहीं है, ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी है, या बोल लो वेब प्लेटफॉर्म है, जिसको यूज़ करके बैंक्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपने मनी को। ठीक है, आरबीआई का खुद का एक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी एक्सेस करती है, जिसको हम बोलते हैं ई कुबेर।
ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलो। तो आरबीआई की ये ई कुबेर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब आप बोलोगे अगर आरबीआई का ई कुबेर एग्जिस्ट करता है तो ये आरटीजीएस क्या है? तो यार ज़रूरी थोड़ी है कि हम एक ही टेक्नोलॉजी पे हमेशा रिलाय करें। ठीक है, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी भी अगर हम एक्सेसिव लोड डालेंगे तो वो उसके फेल होने के चांसेस भी होते हैं। तो इसीलिए हमने, और अगर मान के चलो एक ही टेक्नोलॉजी अगर एग्जिस्ट करती है, एक ही मीडियम एग्जिस्ट करता है, तो अगर उस पर अगर पूरा अगर वो फेल होती है किसी भी कारण के की वजह से, तो पूरी इकोनॉमी पे उसका बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि अब कोई मीडियम रहा ही नहीं जिसका हम यूज़ करें। तो इसलिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस को क्रिएट किया जा सकता है, जिससे कि अगर कोई एक फेल होता है तो दूसरा काम करता रहे। ठीक है, चलो। तो आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसको आरबीआई ने लॉन्च किया था 2004 में बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। रियल टाइम सेटलमेंट टाइप मतलब रियल टाइम में होता है, रियल टाइम मतलब इंस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आज अगर पेमेंट किया वो 10 साल बाद पहुंचा, 10 महीने बाद पहुंचा या 10 दिन बाद पहुंचा, रियल टाइम में होगा। अभी करोगे तो थोड़ी देर बाद में पहुंच जाएगा। फिर है मिनिमम लिमिट, क्या है मिनिमम लिमिट? है इसकी 2 लाख की। इतना तो मिनिमम आपके पास अमाउंट होना चाहिए। अपर लिमिट कोई नहीं है, और अपर लिमिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स अपने लिए सेट करते रहते हैं। ठीक है, जिससे कि कुछ ना कुछ कोई घपला ना हो जाए। अवेलेबिलिटी यानी कि कब भी अवेलेबल रहता है, तो भाई ध्यान दो, क्योंकि ये एक ऑनलाइन सिस्टम है तो ये 24/7 365 अवेलेबल रहता है। ठीक है, अभी हम तीन के बारे में पढ़ेंगे, हम आरटीजीएस को पढ़ेंगे, हम एनईएफटी को पढ़ेंगे, और हम आईएमपीएस को पढ़ेंगे। ये इन तीनों की ये खासियत है कि ये 24/7 365 एग्जिस्ट करते हैं। 24 मतलब 24 आवर्स, 7 मतलब सातों हफ्ते, मतलब एक हफ्ते के सातों दिन, और 365 मतलब एक साल के 365 दिन बिल्कुल काम करते हैं, यानी कि हमेशा अवेलेबल है। ट्रांसफ़र स्पीड बिल्कुल इंस्टेंट है, रियल टाइम है। ठीक है, इंस्टेंटली आपके पास मनी पहुंच जाएगा। थोड़ा बहुत डिले देखने को मिल सकता है, बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, चार्जेस, क्या ये कोई चार्ज लेता है? तो कोई भी चार्ज नहीं लेता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। आरबीआई का डायरेक्टिव है इसको। बेस्ट यूज केस हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अब ध्यान देना, ये आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि यार एक बैंक दूसरे बैंक को 10 रुपये 100 रुपये तो दे नहीं रहा। ठीक है, वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं, करोड़ों में होते हैं, लाखों करोड़ों में होते हैं। सेटलमेंट टाइप एक्सप्लेनेशन, रियल टाइम मतलब बिल्कुल इमीडिएट, ग्रॉस मतलब सेटल्ड इंडिविजुअली नॉट इन बैचेस। सेटल्ड इंडिविजुअली, अब यार इसका मतलब मेरे को नहीं पता, मैं आपको प्रॉपर रिसर्च करके आऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इस वाले को ज़रा छोड़ना। की फैक्ट्स, ओनली यूज फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन, यानी कि ये तो पढ़ लिया हमने। इसको आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, आर से आरबीआई और आर से आरटीजीएस, ध्यान रख लेना। तो ये आरबीआई है, आरबीआई ने इसको बनाया और आरबीआई इसको कंट्रोल करेगा। फंड्स आर इर्रिवोकेबल वंस ट्रांसफर्ड, यानी कि एक बार फंड्स चले गए तो वो चले गए, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, वो बात अलग है कि अगर आपको वापस चाहिए तो आपको बैंक को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम अब दोबारा हमें फंड भेजो। ठीक है, इंटर बैंक ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है। फिर है हमारा एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। ये भी हमारे आरबीआई भैया जी ने बनाया था, आरबीआई ने 2005 में बनाया। सेटलमेंट टाइप हाफ आरली बैच, यानी कि हर आधे घंटे में, 1.5 आवर में। जो आरटीजीएस था वो रियल टाइम में कर रहा था, मतलब बिल्कुल इंस्टेंटली, अभी किया अभी पहुंचा। इसका क्या है कि भाई इसमें आधे घंटे का डिले हो सकता है। मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, हो सकती है अपने बैंक के द्वारा, लेकिन वैसे इन जनरल नहीं होती। अवेलेबिलिटी मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल ही सब टाइम अवेलेबल रहेंगे ये सारे तीनों के तीनों। ट्रांसफ़र स्पीड है विद इन 2 आवर्स, टिपिकली 30 मिनट्स टू 1 आवर। तो ट्रांसफ़र स्पीड का मतलब है कि अगर आपने अभी पेमेंट किया तो उसके बाद कितने समय के बाद ये जो पेमेंट है ये रिसीव होगा। तो सेंड और रिसीव के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है उसके बारे में ये बात कर रहा है कि ट्रांसफ़र स्पीड कितनी है। तो ये बता रहा है कि अंडर 2 आवर्स होती है। ठीक है, यानी ये रियल टाइम में नहीं करता है, इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये है। अब हमारा आ जाते हैं हम किस पे,
IMPS पे आ जाओ। यही है क्या? हाँ, चार्जेस, नो चार्जेस, इसके भी कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता, फ्री है। बेस्ट यूज केस नॉन अर्जेंट रिटेल ट्रांसफ़र। तो ज़रूरी नहीं है कि, अब देखो, अगर आपको कोई बहुत अर्जेंट ट्रांसफ़र करना है तो आप RTGS का यूज़ करोगे क्योंकि इंस्टेंटली चाहिए। लेकिन NEFT को लोग तब भी यूज़ कर सकते हैं कि जब कोई भी मतलब अर्जेंसी नहीं है, मतलब बिल्कुल इमीडिएट हमें नहीं चाहिए, हाँ आ जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा डिले हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये है। फिर है सेटलमेंट एक्सप्लेनेशन, इसको बैचेस में दिया जाता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है। तो इसका मतलब मेरे को रिसर्च में बताऊँ तो नहीं पता, मैं इसको इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके आऊँगा और बताऊँगा कि इंडिविजुअली और बैचेस का मतलब इसमें है क्या। की फैक्ट्स, वर्क्स ऑन बैच सेटलमेंट एवरी 30 मिनट, यानी ऐसा हो सकता है कि ये हर आधे घंटे 1 घंटे में जितने भी ये पेमेंट्स आए उनको ऐसे ट्रांसफ़र करता है। यानी मान के चलो आधे घंटे में उसके पास 10 पेमेंट आए 10 डिफरेंट बैंक्स की, तो बैच में उनको बनाया और तब ट्रांसफ़र किए, ऐसे ये मतलब हो सकता है इसका, ठीक है। जैसे RTGS क्या कर रहा था, वो इंडिविजुअली कर रहा था, यानी जैसे एक बैंक का आया उसको कर दिया, दूसरे बैंक का आया उसको कर दिया। ये क्या कर रहा है, ये सारे मतलब आधे घंटे में जितने भी बैंक्स के आए उनको एक साथ कर रहा है। और RTGS क्या है, वो इंडिविजुअली कर रहा है, यानी जैसे जैसे आते आ रहे हैं वैसे वैसे करता जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये उनको थोड़ा सा रोक के रख रहा है और बैच बना के फिर भेज रहा है। तो ये है इसका मतलब, सॉरी यार मेरे दिमाग से फिसल गया था, ठीक है। सेफ है, इकोनॉमिकल है, लो एंड मीडियम वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है, लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कैश निकालने के लिए या कैश ट्रांसफ़र करने के लिए। NEFT सर्विस नाउ अवेलेबल राउंड द क्लॉक, मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब है 24/7 365 अवेलेबल है ये। चलो, लास्ट है हमारा इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। ये इसको बनाया हमारे NPCI ने। NPCI है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश के सारे डिजिटल पेमेंट्स हैं या मेजॉरिटी ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स हैं उनको ओवरलुक करती है और उसके लिए टेक्नोलॉजी को क्रिएट करती है, डेवलप करती है और रूल्स को सेट करती है, ठीक है। अब इसका जो सेटलमेंट है ये भी रियल टाइम में, यानी कि कोई टाइम नहीं लगता, मिनिमम लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है IMPS में 5 lakhs की, और ये डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स की अपनी डिफरेंट डिफरेंट लिमिट हो सकती है मैक्सिमम। तो हमने ये देखा कि यार RTGS में ही सिर्फ मिनिमम लिमिट एग्जिस्ट करती है 2 लाख की, और बाकी किसी और में नहीं करती। अवेलेबिलिटी मैंने बताई थी, तीनों की सेम है। ट्रांसफ़र स्पीड, क्योंकि इमीडिएट शब्द आ गया ना, अब देखो ध्यान देखो, RTGS में रियल टाइम में था, रियल टाइम का मतलब कि बिल्कुल इमीडिएट, इसमें भी इमीडिएट आ रहा है इस शब्द में, यानी कि बिल्कुल इंस्टेंट है। तो UPSC में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यार बता दो इन तीनों में से किसको टाइम लगता है या फिर किसको टाइम नहीं लगता, ठीक है, इतना बच्चा का क्वेश्चन पूछा था। तो और ये मैं UPSC CSE 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो बिल्कुल इंस्टेंट है, यानी नो डिले। चार्जेस बहुत कम होते हैं, हो सकता है किसी का फ्री हो, किसी का हो सकता है बैंक्स चार्ज करें थोड़ा सा प्रॉफिट गेन करने के लिए। बेस्ट यूज़ केस है थोड़े से स्मॉल वैल्यू के लिए, क्विक पर्सनल ट्रांसफर्स के लिए, ठीक है। अब जो आप UPI के ज़रिए, गूगल, पेटीएम, फ़ोनपे के ज़रिए जो भी पेमेंट करते हो वो आप IMPS से करते हो। क्यों? क्योंकि जो NPCI है उसी ने भीम UPI को बनाया और उसी ने ही UPI को बाकी सारे इन ऐप्स से, यानी कि फ़ोन, पेटीएम से और फ़ोनपे से कनेक्ट करके पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं। तो आप जो अपने नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हो 100, 200, 20 रुपए के दुकान में जाके, वो आप IMPS से करते हो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, ठीक है। स्मॉल वैल्यू होते हैं सारे, बिल्कुल कोई आते हैं हाल चले जाते हैं, देखा ना, अगर आपको दुकान वाले को 20 रुपये, अगर आपने कभी भी 20 रुपये यानी कितने भी रुपए आपने अगर दुकान वाले को जाके पे किए होंगे तो एकदम से चले जाते हैं, यहाँ से बटन क्लिक किया, हाँ भाई नोटिफिकेशन आया और उसके बाद हाल पहुँच गए। हम इसको एक्सेस कर सकते हैं मोबाइल बैंकिंग से, इंटरनेट से, ATM से, SMS से, ठीक है। इसमें तो मुझे लगता है कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं है कि इसको कैसे एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एक मोबाइल डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी,
थोड़ी सी आपके पास बैंकिंग सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, उसमें पैसे होने चाहिए और आप इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो एज अ मीडिएटर काम करेगा, जो एज अ मीडिएटर काम करेगा आपके अकाउंट, इस पेमेंट सर्विसेज और दूसरे वाले के अकाउंट के लिए। ठीक है। एनपीसीआई ने डेवलप कराया इसे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किस चीज़ के लिए? रिटेल के लिए, यानी कि डेली बिजनेस यूज़ के लिए और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र के पेमेंट के लिए। रिक्वायर्स मोबाइल नंबर, एमएमआईडी या अकाउंट नंबर, आईएफएससी की ज़रूरत पड़ती है। जिसने भी अपने अकाउंट्स बनाए हैं फ़ोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई पे, उसको पता होगी कि ये थोड़ा डेटा मांगते ही हैं आपकी सर्विसेज को एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो छोटे ट्रांजैक्शन ही होते हैं, बड़े ट्रांजैक्शन जो वो एक ही बार में चले जाते हैं। आई होप तुम्हें ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस में डिफरेंस समझ में आए होंगे। ठीक है। इनका डिफरेंस ये भी है कि ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए बने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए बने हैं। और दूसरा ये भी है कि हमें मल्टीपल सोल्यूशंस क्रिएट करें, जिससे कि अगर कोई एक फेल हो जाता है तो बाकी सारे चलते रहें। तो आज के लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। इसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी हम इनके कंसेप्ट को यूज़ करके बाकी के टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।